वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट। फिज़िक्स की जो नई किताब है उसकी जो चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट की जो एक्सरसाइज है उसके हम लोग MCQs जो हैं वो आज पढ़ेंगे। सबसे पहला MCQs है हमारे पास, द पर्पस ऑफ स्टडी एंड डिस्कवरीज इन फिज़िक्स इज़। जो स्टडी है फिज़िक्स की या उसमें जो डिस्कवरीज होती हैं उनका पर्पस क्या है। सबसे पहला जो MCQs है हमारे पास वो है द प्रोबिंग ऑफ इंटरस्टेलर स्पेसिस। इंटरस्टेलर स्पेसिस क्या होती हैं? गैलेक्सीज में जो सितारों के दरमियान स्पेसिस होती हैं उनको इंटरस्टेलर स्पेसिस कहते हैं। और जो प्रोबिंग है उसको उसका मतलब होता है स्टडी, यानी कि जो सितारों के दरमियान जो स्पेस होती है उनको स्टडी करना। क्या ये पर्पस है फिज़िक्स का या ये डिस्कवरी है फिज़िक्स में? तो नहीं, ये डिस्कवरी फिज़िक्स में नहीं है क्योंकि ये सिर्फ स्पेस तक लिमिटेड है ये चीज़। दूसरा हमारे पास MCQs है द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड। तो ये MCQs हमारे पास ठीक है क्योंकि जो फिज़िक्स है वो हमारे पास मैनकाइंड की बेटरमेंट के लिए काम करती है। जो तीसरा MCQs है हमारे पास द डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी इन वारफेयर एंड डेवलपमेंट इन एस्थेटिक फॉर द वर्ल्ड। तो ये इन दोनों चीज़ों में फ़िज़िक्स जो है वो फिज़िक्स का पर्पस नहीं है। इन दोनों चीज़ों को फिज़िक्स की स्टडी का पर्पस नहीं है। ठीक है, तो जो फिज़िक्स की स्टडी का पर्पस है या उसमें जो डिस्कवरीज हो रही हैं उसका जो पर्पस है वो यही है कि जो मेन काइंड है उसको हम लोग सही से सही कर दें, यानी कि दुरुस्त से दुरुस्त कर दें। द बेटरमेंट ऑफ मेन काइंड, साइंस तरक्की कर जाए ताकि इंसानी ज़िंदगी आसान हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है 1.2। उसमें वो है हमारे पास उसकी स्टेटमेंट, द लेंथ ऑफ अ स्टील पाइप इज़ इन बिटवीन 0.7 मीटर टू 0.8 मीटर। यानी कि एक स्टील पाइप की जो लेंथ है हमारे पास वो 0.1 मीटर से 0.8 मीटर है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट टू बी यूज्ड फॉर एन एक्यूरेसी ऑफ 0.001 मीटर। यानी कि हम लोगों ने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करना है जिसको हम लोग यूज़ करें तो हमारे पास जो एक्यूरेसी है वो 0.001 मीटर आए। ठीक है, एक्यूरेसी यानी कि लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट, अब देखें हमारे पास ये इसका जो आंसर आना है वो है मीटर रूल। ठीक है, उसकी वजह क्या है? देखें लीस्ट काउंट हमें जो MCQs में दिया गया है वो है 0.001 मीटर। अब देखें ये लेंथ है पाइप की 0.7 मीटर से 0.8 मीटर तक, और उस लीस्ट काउंट जो हमें दिया गया है MCQs की स्टेटमेंट में वो है 0.001 मीटर। ठीक है, तो अब हम लोग जब इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये 0.01 सेंटीमीटर जो है वो मीटर रूल का लीस्ट काउंट है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट कर लिया? ये पॉइंट जो है वो राइट हैंड साइड पे जब 2 स्टेप्स मूव करेगा तो ये 0.1 मीटर बन जाएगा। और 10 साइंटिफिक नोटेशन में जो 10 की पावर है -2 आ जाएगी, और 10⁻⁻2 जो है वो सेंटी के इक्वल होता है। तो जो हमारे पास जो लीस्ट काउंट हुआ वो 0.1 सेंटीमीटर आ गया। तो हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर जो लीस्ट काउंट है वो मीटर रूल का है। तो इस MCQs का आंसर मीटर रूल हुआ क्योंकि जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज होता है उसका लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर होता है। और मेजरिंग 10 मीटर मेजरिंग टेप तो मीटर्स को बहुत यानी कि लंबी चीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है। और जो वर्नियर कैलिपर है उसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होता है। इसलिए जो हमारे पास जो इस चीज़ को यानी कि 0.001 मीटर को 0.1 सेंटीमीटर में जब हम लोगों ने कन्वर्ट किया तो हमारे पास ये लीस्ट काउंट आया वो हमारे पास मीटर रूल का आया। तो दूसरे MCQ का आंसर हमारे पास मीटर रूल है।
MCQ 1.3 है हमारे पास कि जो डायमीटर होता है फॉर स्टील बार इज़ मेजर्ड, हम लोगों ने उसको मेजर किया है यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हुए, और उसकी जो रीडिंग हुई है वो शोन हुई है इन दी फिगर, इस फिगर में उसकी रीडिंग शो कर दी गई है। व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ स्टील बार, यानी कि स्टील बार का डायमीटर क्या होगा अब जब हम लोग उसको वर्नियर कैलिपर से मेजर करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोगों ने इस स्टील बार का डायमीटर मेजर करना है वर्नियर कैलिपर से। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट आपको पता है 0.01 सेंटीमीटर होता है। जो डायमीटर को मेजर करने से पहले अब हम लोग सबसे पहले ये मेन स्केल है हमारे पास, ये और ये हमारे पास वर्नियर स्केल है वर्नियर कैलिपर का। जो हमारे पास स्टील बार है उसका डायमीटर मेजर करने के लिए हम लोग जो वर्नियर कैलिपर है उसके मेन स्केल की रीडिंग नोट करेंगे, फिर हम लोग उसके वर्नियर स्केल की रीडिंग नोट करेंगे। तो मेन स्केल की रीडिंग नोट कैसे करनी है कि ये जो हमारे पास वर्नियर स्केल का 0 है उससे पहले कौन सा सेंटीमीटर है यहाँ पर, वहाँ पे 1 सेंटीमीटर है हमारे पास, तो 1 सेंटीमीटर 1 2 3, तो ये हमारे पास जो वर्नियर स्केल के 0 से पहले जो हमारे पास रीडिंग आ रही है वो 1.3 सेंटीमीटर आ रही है, क्योंकि अब देखें ये रीडिंग हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, फिर 1.1 1.2 1.3, तो ये हमारे पास जो है वर्नियर स्केल का 0 है, तो जो मेन स्केल की रीडिंग आई है हमारे पास वो 1.3 सेंटीमीटर आ गई। अब देखें जो हम लोगों ने वर्नियर स्केल की रीडिंग नोट करनी है, वर्नियर स्केल की रीडिंग नोट करने के लिए हम लोग देखेंगे कि कौन सी लाइन जो है वो मेन स्केल की वर्नियर स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, तो जो हमारे पास ये जो 9th वाली लाइन है हमारे पास वर्नियर स्केल की, वो मेन स्केल की रीडिंग मेन स्केल के साथ बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है, तो जो हमारे पास वर्नियर स्केल की रीडिंग आई वो हमारे पास 9 होगी। ठीक है, हम लोगों ने डायमीटर फाइंड करना है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। मेन स्केल की जो रीडिंग थी वो हमारे पास 1.3 सेंटीमीटर आ गई, वर्नियर स्केल की रीडिंग हमारे पास 9 आ गई। आपको पता है कि लीस्ट काउंट द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल ओवर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल हम के इक्वल होते हैं। तो जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है हमारे पास मेन स्केल पर वो हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर है, जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है वर्नियर स्केल पर वो 10 है, तो जो हमारे पास लीस्ट काउंट आ गया वो 0.01 सेंटीमीटर है। हम लोगों ने डायमीटर फाइंड आउट करना है उस स्टील बार का, उसके लिए हमारे पास जो ऑब्जर्व्ड रीडिंग होगी, ऑब्जर्व्ड रीडिंग हमारे पास जो है मेन स्केल की जो रीडिंग होती है वो प्लस हो रही होती है वर्नियर स्केल की रीडिंग के साथ और लीस्ट काउंट के प्रोडक्ट के साथ। वर्नियर स्केल की जो रीडिंग होती है और उस लीस्ट काउंट होता है, जब हम लोग उस दोनों को मल्टीप्लाई करवा के मेन स्केल की रीडिंग में ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ऑब्जर्व्ड रीडिंग आ जाती है। तो जो ऑब्जर्व्ड रीडिंग है हमारे पास वो 1.39 सेंटीमीटर आ गई। जब हम लोग हमारे पास जो मेन स्केल की रीडिंग 1.3 सेंटीमीटर थी, हम लोगों ने उसको प्लस करवा दिया वर्नियर स्केल की रीडिंग और लीस्ट काउंट के प्रोडक्ट के साथ। जब हम लोगों ने वर्नियर स्केल की रीडिंग और लीस्ट काउंट का जो प्रोडक्ट है वो 0.09 सेंटीमीटर है, हम लोगों ने उसको मेन स्केल की रीडिंग के साथ में ऐड कर दिया जो कि 1.3 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास वर्नियर जो हमारे पास ऑब्जर्व रीडिंग आ गई जो कि 1.39 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास जो डायमीटर होगा स्टील बार का वो 1.39 सेंटीमीटर होगा। डायमीटर आया हमारे पास स्टील बार का वो हमारे पास 1.39 सेंटीमीटर आ गया। तो ये MCQs B इसका सही आंसर है। MCQs 1.4 जो है हमारे पास वो भी 1.3 की तरह है कि जो हमारे पास जो फिगर है वो शो करता है रीडिंग को माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के ऊपर, ताकि हम लोग डायामीटर मेजर कर सकें थिन रोड का। पीछे वाले MCQs में हम लोग ने वर्नियर कैलिपर से एक स्टील बाल का डायामीटर जो है वो मेजर किया था। अब हम लोग एक स्क्रू गेज से एक थिन रोड का डायामीटर जो है मेजर करेंगे। 1 कंप्लीट टर्न ऑफ द थिम्बल, जिसमें हमारे पास जो थिम्बल का जो कंप्लीट टर्न है, थिम्बल क्या होती है, थिम्बल वो चीज़ होती है जिसको हम लोग ऐसे ऐसे राउंड करवाते हैं, तो ये सर्कुलर स्केल जो है वो सर्कुलर मोशन में आ जाता है। जब हम लोग जो एक कंप्लीट टर्न है थिम्बल का वो हमारे पास 0.50 मीटर है और देयर आर 50 लाइंस ऑन द सर्कुलर स्केल, और इसके जो सर्कुलर स्केल के ऊपर जो है हमारे पास ये 50 लाइंस हैं। द डायमीटर ऑफ द रोड, तो रोड का डायमीटर कितना होगा। जो एक कंप्लीट टर्न होता है थिम्बल का
जो कि स्क्रू गेज में जो थिम्बल का एक कंप्लीट टर्न होता है, जिसकी वजह से स्पिंडल जो है वो इधर से उधर मूव करता है, उसको हम लोग पिच कहते हैं। तो जो पिच है स्क्रू गेज की वो हमारे पास 0.5 मिलीमीटर है। तो जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है सर्कुलर स्केल की वो हमारे पास 50 है। तो हम लोग स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे कि जो पिच है स्क्रू गेज की उसको हम लोग डिवाइड करवा देंगे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन और सर्कुलर स्केल पर। तो डिवाइड करवाने से हमारे पास जो हमारे पास स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट आया वो है 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास जो मेन स्केल की रीडिंग है और वर्नियर सर्कुलर स्केल की रीडिंग है वो हम लोग बुक से डायग्राम में देख लेते हैं। हमारे पास ये मेन स्केल है और उसकी रीडिंग हमारे पास क्या है। अब देखें, ये हमारे पास जो ऊपर वाली लाइंस हैं वो 1 मिलीमीटर को शो कर रही हैं, और ये जो ये 0 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर एंड 3 मिलीमीटर, और ये जो हमारे पास ये जो लाइन है वो इन दोनों को कट कर रही है। ये लाइन हमारे पास 0.5 मिलीमीटर को शो कर रही है। ठीक है, तो हमारे पास जो मेन स्केल की रीडिंग आई वो हमारे पास ये देखिए, ये मेन स्केल जो है वो 3.5 मिलीमीटर में सर्कुलर स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो जो हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग होगी वो 3.5 मिलीमीटर होगी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास हम लोगों ने देखना है कि जो डेटम लाइन है, यानी कि ये जो दरमियान वाली लाइन है वो सर्कुलर स्केल की कौन सी रीडिंग के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो ये 15, 16 एंड 17 नंबर वाली रीडिंग के साथ ये जो डेटम लाइन है सेंट्रल लाइन कोइंसाइड कर रही है। तो हमारे पास जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग होगी वो 17 होगी। मेन स्केल की रीडिंग हमारे पास 3.5 मीटर आ गई, सर्कुलर स्केल की रीडिंग हमारे पास 70 मीटर आ गई। हम लोगों ने ऑब्जर्व रीडिंग कैसे निकालनी है, हम लोग मेन स्केल की रीडिंग को सर्कुलर स्केल की रीडिंग और लीस्ट काउंट के प्रोडक्ट के साथ प्लस करवा देंगे। तो हमारे पास लीस्ट काउंट और जो है वो सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग है हम लोगों ने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 0.17 मिलीमीटर आ गई। फिर हम लोगों ने उसको मेन स्केल की रीडिंग के साथ प्लस करवाया तो हमारे पास जो ऑब्जर्व्ड रीडिंग आ गई, या हमारे पास जो डायमीटर आ गया थिन रोड का, वो हमारे पास 3.67 मिलीमीटर है। इस हिसाब से हमारे पास जो MCQs ए जो है वो ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो डायमीटर है थिन रोड का 3.67 मिलीमीटर आ गया। अब देखिए हम लोगों ने, हमारे पास MCQs 1.5 है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ मेजरमेंट आर डिफाइंड एज, हम लोगों ने जो मेजरमेंट के जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स उनको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारे पास, दे रिफ्लेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द मेजरमेंट, ये भी ठीक है हमारे पास। दे आर द फिगर्स विच आर रीजनेबल रिलायबल, तो ये भी ठीक है हमारे पास। दे आर द एक्यूरेटली नाउन डिजिट एंड फर्स्ट डॉटफुल डिजिट ऑफ द मेजरमेंट, ये भी स्टेटमेंट अबाउट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ठीक है। ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ मेजरमेंट को डिफाइन कर रही हैं। तो इसका जो MCQs होगा डी ऑल ऑफ द अबव, ये ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजरमेंट द मेजर्ड मैस 2500.0 kg, हमारे पास ये हमारे पास मेजर्ड मैस है। ठीक है, तो हमारे पास इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने हैं। अब देखें, जो ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर की राइट हैंड साइड पे होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, 2 और 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पर 3 ज़ीरो हैं जो कि इन दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स की राइट हैंड साइड पे हैं। तो ये तीनों ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इस मेजर्ड मैस में हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने होंगे, 5। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 1.7 MCQs, उसमें हमारे पास 3 मैसेज दिए गए हैं हमें, 12 kg, 2.02 kg एंड 5.1 kg। अकॉर्डिंग टू अप्रोप्रिएट पर्सियन में लिखना है। अप्रोप्रिएट पर्सियन में कैसे लिखते हैं कि हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा उसमें हम लोगों ने डेसिमल के बाद उतने डिजिट लिखने हैं जितने इन फैक्टर्स में डेसिमल के बाद कम डिजिट्स आ रहे हैं। यहाँ पर देखें डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं आ रहा, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट आ रहा है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा हम लोग उसको फैक्टर 12 kg के इक्वल रखेंगे, क्योंकि उसमें डेसिमल के बाद बिल्कुल भी डिजिट नहीं आ रहे। ठीक है, हम लोगों ने उसको प्लस किया 12 kg, फिर हमारे पास 2.02 kg, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट आए तो इसको इस तरह से लिखना है। तो 5.1 kg, तो 2 का 2 ऐसे ही आ गया, 3 एंड 5, 6, 7। लोगों ने जब इसको प्लस किया तो प्लस करते वक्त हम लोगों ने इन केजेस को मैसेज को इस फॉर्म में लिखा।
ठीक है। तो ये 2 का 2 वैसे ही आ गया, 1 भी वैसे ही आ गया, और ये हमारे 5 6 7 8 9 आ गया हमारे पास, और ये 1 हमारे पास वैसे ही आ गया। तो ये हमारे पास जो है वो इन तीनों फैक्टर्स का सम आ गया। अब हम लोगों ने इसको अप्रोप्रिएट प्रिसीजन तक लिखना है। अप्रोप्रिएट प्रिसीजन तक हमारे पास देखें ये फैक्टर 12 है, जिस पे पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं आ रहा, कोई डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं आ रहा। तो हम लोगों ने इस फाइनल आंसर को अप्रोप्रिएट प्रिसीजन तक लिखना है, यानी कि हमारे पास डेसिमल के बाद कोई डिजिट ना आए। ठीक है, डेसिमल के बाद कोई डिजिट ना, इसको हम इसलिए हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे। अब देखिए 2 जो है वो 5 से 2 जो 5 से कम है, इसलिए हमारे पास 1 में कुछ ऐड नहीं होगा। 1 5 से कम है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास 9 में भी ऐड कुछ नहीं होगा। तो हमारे पास 19 kg जो है वो आ जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा हमारे पास, और वो हमारे पास 19 kg आएगा। MCQs A। नेक्स्ट है हमारे पास 1.8 द आंसर टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन फॉर द सब्सट्रैक्शन। हम लोगों ने इन दोनों वैल्यूज़ को सब्सट्रैक्ट करना है, फिर हम लोगों ने अप्रोप्रिएट आंसर लिखना है। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम लोगों ने सब्सट्रैक्ट किया, जो कि MCQs 1.8 में हमें दी गई है, द आंसर टू द अप्रोप्रिएट प्रिसीजन फॉर द सब्सट्रैक्शन, हम लोगों ने जब इन दोनों वैल्यूज़ को सब्सट्रैक्ट किया तो हमारे पास से ये वैल्यू आ गई। हम लोगों ने इसको अप्रोप्रिएट प्रिसीजन में लिखना है। अब देखें कि हम लोगों ने इसको अप्रोप्रिएट प्रिसीजन में इस तरह लिखना है कि अब देखें ताकि हमारे पास डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट्स आएँ, क्योंकि हमारे पास इस फैक्टर्स में इन दोनों में से इस फैक्टर में डेसिमल के बाद कम डिजिट्स हैं। तो हम लोगों ने फाइनल आंसर को इस फैक्टर के इक्वल लिखना है, ताकि क्यों हमारे पास जो डेसिमल के बाद है कम से कम डिजिट्स आएँ। तो हमारे पास डेसिमल के बाद हम लोगों ने इसको कम डिजिट्स में लाने के लिए राउंड ऑफ किया। अब देखें ये 2 जो है 5 से छोटा है, तो यहाँ पर 3 में कुछ ऐड नहीं होगा। ठीक है, 3 भी 5 से छोटा है, तो इस 3 में भी कुछ ऐड नहीं होगा। तो हम लोगों ने इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखा। तो ये हमारे पास जो MCQs होगा वो हमारे पास ये वाला होगा, MCQs B, क्योंकि हम लोगों ने इसको अप्रोप्रिएट प्रिसीजन तक लिखा। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इनको सोल्व ना करें, ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, जो कि मैंने आपको प्रिसीजन और एक्यूरेसी वाली लेक्चर्स में अच्छे से पढ़ाया है, तो आप बस ये चीज़ देख लिया करें कि डेसिमल के बाद इन दोनों फैक्टर्स में जो वैल्यूज़ दी गई हैं हमारे पास स्टेटमेंट में, उसमें उन वैल्यूज़ में से किस वैल्यू में डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट्स हैं, तो आंसर को भी बस उसी के इक्वल रख दिया करें। अब देखें यहाँ 1 पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो इस वाले आंसर में पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग हमारे पास ये आंसर ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में क्या होता है कि हमारे पास जो आंसर होता है हम लोगों ने उनको अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के इक्वल रखना होता है, जबकि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम लोगों ने अप्रोप्रिएट प्रिसीजन देखनी होती है। देखिए यहाँ पर हम लोगों को कहा गया है कि नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ द प्रोडक्ट, इन दोनों के प्रोडक्ट में प्रोडक्ट लें, उसको अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखें। तो प्रोडक्ट लेकर इतना लंबा चौड़ा काम करने से बेहतर है कि आप लोग देख लें कि इन दोनों वैल्यूज़ में किस वैल्यू में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब देखें इस वैल्यू में हमारे पास 1.6 है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। फिर आंसर में देखें कि हमारे पास किस आंसर में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो ऑप्शन डी है हमारे पास 4.6। इस आंसर में हमारे पास सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो डी वाला इसका राइट आंसर होगा। लेकिन हम लोग फिर भी देख लेते हैं। हम लोगों ने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। MCQs 1.9 हम लोग कर रहे हैं। अब देखें हम लोगों ने इसको राउंड ऑफ करना है ताकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएँ, क्योंकि इस वैल्यू में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये हमारे पास 8 5 से बड़ा है, तो इस 6 में 1 ऐड हो जाएगा और ये 8 डिलीट हो जाएगा, तो ये 6 7 बन गया। 6 5 से बड़ा है, तो ये 7 5 से बड़ा है, तो इस 5 में हमारे पास 1 ऐड हो जाएगा और ये 7 डिलीट हो जाएगा, तो ये 5 6 बन गया। फिर ये 6 5 से बड़ा है, तो ये 6 यहाँ पर हमारे पास 10 आ जाएगा और ये डिलीट हो जाएगा, तो 0 एंड इस 5 में 1 ऐड हो जाएगा। 6 ये 0 है, 5 से छोटा है, तो इसमें कुछ ऐड नहीं होगा 6 में, तो हमारे पास ये 4.6 आंसर आ गया। हम लोग इसको सोल्ड आउट भी कर सकते हैं, और हमारे पास एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाता है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हमारे पास
अप्रोप्रिएट प्रिसिजन में कैसे लिखते हैं और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में अप्रोप्रिएट प्रिसिजन तक कैसे लिखते हैं। तो हम लोग इसको सॉल्व आउट किए बगैर ही जो ये चीज़ें हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास 1.9 का जो है वो 4.6 आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 1.10 द आंसर टू द मैथमेटिकल डिवीजन। हमारे पास ये एक मैथमेटिकल डिवीजन है, हम लोगों ने इसको अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है। हम अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखने के लिए अब देखें हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है 6.0, इसमें हमारे पास सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हम लोगों ने इसके आंसर्स में देख लेना है कि किस आंसर में हमारे पास सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आंसर 7.5 में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हम लोगों ने हमारे पास जो आंसर 7.5 होगा इसका एक्यूरेट आंसर होगा फिर, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास 1.11 द आंसर टू द फॉलोइंग मैथमेटिकल ऑपरेशन टू द अप्रोप्रिएट नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखें ये फिर वही चीज़ आ गई, हमारे पास यहाँ पे 3 वैल्यूज़ दे दी गई, हम लोगों ने 3 वैल्यूज़ में देखना है कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में है। तो 5.0 मीटर ये ऐसा फैक्टर है कि इसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं सिर्फ 2। अब हम लोग इसके आंसर में देखेंगे कि आंसर में हमारे इन चारों आंसर्स में हमारे पास कौन सा ऐसा आंसर है, ऑप्शन है कि हमारे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जो कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर रखते हैं। तो ऑप्शन डी जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखता है। तो ऑप्शन डी हमारे पास इसका एक्यूरेट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ फोर्स एंड एनर्जी, यानी कि एनर्जी, फोर्स और एनर्जी की जो डायमेंशन है उसकी रेशियो क्या होगी। फोर्स और एनर्जी की डायमेंशन जो है उसकी रेशो हमारे पास L-1 है होगी। तो क्योंकि अब देखें ये फोर्स है हमारे पास, फिर हमारे पास एनर्जी की डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन है, एनर्जी की डायमेंशन है। तो हमारे पास हम लोगों ने इसकी रेशो ऑफ डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। तो फोर्स की डायमेंशन हमारे पास MLT-2 आती है, क्योंकि F=ma होता है, F=ma। m फोर्स की जब हम लोग इस तरह डायमेंशन लिखते हैं तो जो मैस है उसकी डायमेंशन होती है कैपिटल M, एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है L-T-2। तो हमारे पास जो MLT-2 है जो फोर्स की डायमेंशन आ गई। अब हमारे पास जो एनर्जी की डायमेंशन है वो हम लोग काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी की जब हम लोग डायमेंशन लिखते हैं तो वो हमारे पास ML²T-2 आती है, क्योंकि ये मैस है हमारे पास, उसकी डायमेंशन कैपिटल M होती है। वेलोसिटी की डायमेंशन हमारे पास L-T-1 होती है, लेकिन यहाँ पर पावर फैक्टर 2 है तो ये हमारे पास L² और T-2 बन जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास जो फोर्स और एनर्जी की जो डायमेंशन है हम लोगों ने उसको लिख दी। फोर्स और एनर्जी की डायमेंशन देखें, फोर्स की जो डायमेंशन थी वो हमारे पास थी M, L एंड T², ठीक है। और एनर्जी की डायमेंशन थी हमारे पास M, L² T-2, ठीक है। ये वाले इस M की पावर यहाँ पर 1 है, जब हम लोग इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो -1 जो हो जाएगी। यहाँ पर -2 है, इस L की पावर जब ऊपर ले कर जाएंगे तो -2 हो जाएगी। यहाँ पर -2 है, T की पावर जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पर जो फोर्स की डायमेंशन है वो होती है ML-T-2, ठीक है। तो हमारे पास जो 1 -1 0 हो गया, M की पावर 0 होगी। L की जो हमारे पास 1 यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -2 है पावर, तो 1 -2 हमारे पास -1 हो गया। T की जो हमारे पास पावर है -2 +2, तो हमारे पास -2 +2 0 हो गया। तो हमारे पास जो इस तरह हमारे पास जो डायमेंशन की रेशो है फोर्स और एनर्जी की वो हमारे पास L-1 आ गई। ये हमारे पास जो MCQs L-1 यानी कि D वाला MCQs हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास 1.13 उसमें हमारे पास हमें कहा गया है कि आइडेंटिफाई विच पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन, यानी कि कौन सी हमारे पास इन सब में से कौन सा पेयर है जिनके पास आइडेंटिकल डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। तो इसमें हमारे पास मूवमेंट ऑफ एनर्जी और मूवमेंट ऑफ फोर्स है हमारे पास। MCQ जिसकी डायमेंशन आइडेंटिकल नहीं होती, तो चलिए इनकी डायमेंशंस चेक कर लेते हैं। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन आइडेंटिकल होती है, वर्क एंड टार्क की डायमेंशन भी आइडेंटिकल होती है, इम्पल्स एंड मोमेंट की भी डायमेंशन आइडेंटिकल होती है।
और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ फोर्स है उनकी डायमेंशन आइडेंटिकल नहीं होती, दे हैव नॉट आइडेंटिकल डायमेंशन। तो हम लोग इन दोनों की डायमेंशन चेक कर लेते हैं। पहले हम लोग फोर्स और टार्क की डायमेंशन, वर्क और टार्क की डायमेंशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। वर्क हमारे पास W=FD के इक्वल होता है। तो फोर्स की डायमेंशन हमारे पास MLT -2 है और ये डिस्टेंस की डायमेंशन हमारे पास कैपिटल L है, तो वर्क की डायमेंशन ML² T -2 होगी। जो टार्क की डायमेंशन है वो हमारे पास RF है, तो हमारे पास ये R जो है रेडियस है, कैपिटल L इसकी डायमेंशन है, फोर्स की डायमेंशन फिर वही आ गई। तो जो वर्क और टार्क है उसकी डायमेंशन आइडेंटिकल है, इसलिए MCQs A रॉन्ग है। जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मूवमेंट ऑफ फोर्स है उनकी डायमेंशन आइडेंटिकल नहीं होती, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास M r² के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास मैस है, इसकी डायमेंशन कैपिटल M और ये R है हमारे पास, इसकी डायमेंशन कैपिटल L है, उसका स्क्वायर। तो हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन है वो ML² आ गई। और जो मोमेंट ऑफ फोर्स है, मोमेंट ऑफ फोर्स हमारे पास टार्क की होता है, तो टार्क की जो डायमेंशन है वो हमारे पास ML² T -2 आ गई। तो हमारे पास ये दोनों डायमेंशन आइडेंटिकल नहीं है। तो जो हमारे पास MCQs C है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स हैव नो आइडेंटिकल डायमेंशन, तो ये हमारे पास करेक्ट है। MCQs 1.4 है हमारे पास, द फॉलोइंग फिगर्स आर ऑफ द सेम वर्नियर कैलिपर्स। ये दोनों फिगर्स हमारे पास सेम वर्नियर कैलिपर्स के हैं, ठीक है। जो फिगर 1 है वो हमारे पास तब की रीडिंग शो करता है जब जाज क्लोज थे, और जो फिगर 2 है हमारे पास तब की रीडिंग शो करता है जब उस वर्नियर कैलिपर के जाज के दरमियान हम लोगों ने एक सॉलिड सिलेंडर रखा। तो उसकी सॉलिड सिलेंडर की लेंथ क्या होगी? लोग वर्नियर कैलिपर के जाज को हम लोग टाइटली क्लोज कर देते हैं तो उसमें एरर आ जाती है, ठीक है। तो जो फिगर 1 है हमारे पास वो एरर को शो कर रहा है, और जो फिगर 2 है हमारे पास वो सॉलिड सिलेंडर की लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास रीडिंग्स शो कर रहा है, ठीक है। तो फिगर 1 में देखें हमारे पास के जो मेन स्केल है और वर्नियर स्केल है, ठीक है, वर्नियर कैलिपर का। अब देखें ये हमारे पास जो मेन स्केल है वो उसमें हमारे पास एरर कैसे दिखाई जा रही है, ठीक है। अब देखें जो हमारे पास वर्नियर स्केल है, ये हमारे पास वर्नियर स्केल है, उसकी जो हमारे पास 1.4 वाली लाइन है वो कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल के साथ, ठीक है। 1 2 3 एंड 4 ये हमारे पास मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है। और जो मेन स्केल का 0 है वो वर्नियर स्केल के राइट हैंड साइड पे है, ठीक है। सॉरी, वर्नियर स्केल का जो 0 है वो मेन स्केल के 0 के राइट हैंड साइड पे है। ये वर्नियर स्केल है और ये मेन स्केल है। ये वर्नियर स्केल का ये वाला जो 0 है वो मेन स्केल के राइट हैंड साइड पे है। तो जो हमारे पास जो एरर है वो पॉजिटिव होगी। अगर हमारे पास जो वर्नियर स्केल का 0 है वो मेन स्केल के लेफ्ट हैंड साइड पे हो तो हमारे पास एरर नेगेटिव होती है। अगर हमारे पास जो वर्नियर स्केल का 0 है तो हमारे पास वो कोइंसाइड कर जाए मेन स्केल के 0 के साथ, तो उस वहाँ पे एरर 0 होती है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो एरर है वो 4 आ रही है। और देखें जो वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट है वो 0.01 सेंटीमीटर होता है। तो हम लोगों ने इसके एरर को जब उसके लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास जो 0 एरर होगी जो कि पॉजिटिव होगी, क्योंकि हमारे पास जो वर्नियर स्केल का 0 है वो मेन स्केल की 0 के राइट हैंड साइड पे है। तो हमारे पास जो 0 एरर होगी वो 0.04 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब देखें हमारे पास जो दूसरा फिगर है वो हमारे पास ये चीज़ शो कर रहा है कि जब हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर के जाज के दरमियान सॉलिड सिलेंडर रखा तो जो उस सिलेंडर की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी। ये हमारे पास वर्नियर स्केल है। इस वर्नियर ये हमारे पास यहाँ से वर्नियर स्केल स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर 0 है, इसकी रीडिंग 0 है। तो हम लोगों ने देखते हैं कि जो वर्नियर स्केल की रीडिंग 0 के साथ मेन स्केल की कौन सी रीडिंग कोइंसाइड कर रही है। तो ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर, फिर 3.1, 3.2 एंड 3.3 सेंटीमीटर जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है वो मेन स्केल की रीडिंग के साथ कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। तो जो हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग होगी वो 3.3 सेंटीमीटर होगी। और वर्नियर स्केल की रीडिंग हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो ये वाली लाइन जो है वो ये वाली लाइन
ज़ीरो वाली लाइन जो है एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है 3.3 सेंटीमीटर के साथ, तो जो हमारे पास मेन स्केल की जो रीडिंग होगी वो 0 सेंटीमीटर होगी। 1.14 है हमारे पास। द फॉलोइंग फिंगर्स आर ऑफ द सेम वर्नियर कैलिपर्स के दो फिगर्स हमें शो करवाए गए हैं। जो फिगर 1 है वो हमें रीडिंग शो करता है जब जाज क्लोज होते हैं। आपको पता है कि जब हम लोग वर्नियर कैलिपर के जाज को क्लोजली टाइट करते हैं तो उसमें एरर आ जाता है। तो इसमें जो फर्स्ट फिगर में हमें एरर शो करवा रहा है जो कि 0.05 है, 0.04 सेंटीमीटर है, सॉरी। और जो दूसरा फिगर है वो हमारे पास ये शो करवा रहा है कि वर्नियर कैलिपर के जॉज के दरमियान सॉलिड सिलेंडर रखा हुआ है, तो सिलेंडर की लेंथ कितनी होगी। ठीक है, हमारे पास जो ज़ीरो एरर है वो 4 आया। क्यों ज़ीरो एरर में हमारे पास पॉजिटिव आया? क्योंकि वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल की ज़ीरो के राइट हैंड साइड पे था, और वर्नियर स्केल का जो कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर होता है। तो हमारे पास ज़ीरो एरर 0.04 सेंटीमीटर आ गया। मेन स्केल की रीडिंग हमारे पास 3.3 सेंटीमीटर आई थी। वर्नियर स्केल की रीडिंग हमारे पास 0 आई। लीस्ट काउंट हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर होगा। तो जो ऑब्जर्व रीडिंग होगी वो क्या होगी हमारे पास, कि हमारे पास जो मेन स्केल की रीडिंग होगी हम लोग उसको प्लस कर देंगे वर्नियर स्केल की रीडिंग और उसके लीस्ट काउंट के प्रोडक्ट्स के साथ। वर्नियर स्केल की रीडिंग हमारे पास 0 है, लीस्ट काउंट हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर है। हम लोगों ने उसको प्लस कर दिया मेन स्केल की रीडिंग के साथ, तो हमारे पास 3.3 सेंटीमीटर ऑब्जर्व रीडिंग आ गया। हम लोगों ने करेक्ट लेंथ फाइंड आउट करनी है सिलेंडर की जो कि जॉज के दरमियान है। तो करेक्ट लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ज़ीरो एरर पॉजिटिव है, इसलिए हम लोग उसको ऑब्जर्व रीडिंग के साथ माइनस करवा देंगे। तो जो हमारे पास करेक्ट रीडिंग आ गई वो 3.26 सेंटीमीटर आ गई। अब देखें जब हमारे पास जो ऑब्जर्व्ड रीडिंग होती है हम लोग उसको प्लस करवा देते हैं ज़ीरो एरर के साथ। वो तब करवाते हैं जब ज़ीरो एरर हमारे पास नेगेटिव हो। ठीक है, ज़ीरो एरर नेगेटिव कब होती है? जब वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे हो। अगर ज़ीरो एरर पॉजिटिव हो तो हम लोग उसको वर्नियर ऑब्जर्व रीडिंग के साथ जो है वो माइनस करवा देते हैं। अगर ज़ीरो एरर पॉजिटिव हो तो ऑब्जर्व रीडिंग के साथ माइनस करवा देते हैं। अगर ज़ीरो एरर नेगेटिव हो तो ऑब्जर्व रीडिंग के साथ प्लस करवा देते हैं। यहाँ पे ज़ीरो एरर जो है वो पॉजिटिव थी क्योंकि जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो था वो हमारे पास राइट हैंड साइड पर था मेन स्केल के ज़ीरो से। जो लेंथ आ गई हमारे पास वो आ गई 3.26 सेंटीमीटर। MCQs ए इसका करेक्ट आंसर है। अब देखें द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट क्या डिटरमाइन करते हैं। जो लीस्ट काउंट होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वो ये डिटरमाइन करता है कि वो कितनी प्रिसाइज मेजरमेंट देता है। ठीक है, क्योंकि अब देखें हमारे पास अगर एक स्केल है जो कि एक हमारे पास स्केल है जो कि 1 मीटर का है। ठीक है, 1 मिलीमीटर का है, तो वो 1 मीटर को जब हम लोग 10 पॉइंट्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 0.1 से 0.10 मिलीमीटर में डिवाइड कर देते हैं, तो 0.1 मिलीमीटर को जो एक्यूरेटली मेजर कर सकता है स्केल, वो उस स्केल का लीस्ट काउंट होगा। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, या अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर को हम लोग जब 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो 0.1 सेंटीमीटर जो एक पार्ट को अच्छे तरीके से जो चीज़ मेजर कर लेती है, एक जो स्केल मेजर कर लेता है, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर को अगर कोई स्केल अच्छे तरीके से मेजर कर रहा है तो वो 0.1 सेंटीमीटर उस स्केल का लीस्ट काउंट होगा। अब देखें जो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है वो 0.01 सेंटीमीटर है, क्योंकि वर्नियर स्केल जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट को मेजर करता है वो 0.1 सेंटीमीटर होता है, 0.01 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो लीस्ट काउंट होता है इंस्ट्रूमेंट का वो क्या डिटरमाइन करता है, प्रिसिजन ऑफ अ मेजरमेंट को डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट हमारे पास 1.16 A measuring tape has been graduated with the minimum scale of deviation to 0.2 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास मेजरिंग टेप है जिसके मिनिमम स्केल की जो डिवीजन है वो 0.2 सेंटीमीटर है।
ठीक है। अलाउ रीडिंग यूजिंग दिस टेप में भी, तो हमारे पास जो अलाउ रीडिंग है उस टेप को इस्तेमाल करते हुए वो क्या होगी। अब देखें हमारे पास जो लीस्ट काउंट है वो 0.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। पॉइंट के बाद 1 डिजिट आ रहा है, तो या तो ये एमसीक्यूज होगा या ये, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट आ रहा है। ये एमसीक्यूज तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं। तो इस तरह के एमसीक्यूज को हल करने के लिए एक ट्रिक है कि हम लोग लीस्ट काउंट को, इन मेजरमेंट्स को इसके लीस्ट काउंट से डिवाइड करवा देंगे। फिर हमारे पास वो मेजरमेंट जो लीस्ट काउंट पर पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, यानी कि पॉइंट के बाद कोई डिजिट ना आए, वो मेजरमेंट हमारे पास एक्यूरेट होगी। 80.5 सेंटीमीटर को हम लोगों ने, जब पहला एमसीक्यूज है 80.5 सेंटीमीटर, उसको हम लोगों ने 0.02 सेंटीमीटर से जब डिवाइड करवाया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब देखें पॉइंट के बाद डिजिट आ रहा है तो ये गलत है। फिर हमारे पास दूसरा एमसीक्यूज है 80.6 सेंटीमीटर को हम लोगों ने जब उसके लीस्ट काउंट से डिवाइड करवाया तो हमारे पास ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि ये ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 80.7 सेंटीमीटर है, हम लोगों ने जब उसको 0.2 सेंटीमीटर से डिवाइड कराया तो हमारे पास पॉइंट के बाद फिर डिजिट आ गया, यानी कि ये भी रॉन्ग है। तो एमसीक्यूज जो बी पार्ट है इसका वो हमारे पास बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जो मेजरमेंट है वो इसके लीस्ट काउंट पर पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। तो हमारे पास जो बी एमसीक्यूज 80.6 सेंटीमीटर है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि लेक्चर कैसा लगा। बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।